उनकी नज़र भ्रष्टाचारियों पर रहती है। इसी प्रकार राजस्थान में भी आपको जानकारी होगी कि जहाँ-जहाँ भी शिकायतें मिली, चाहे अपने डोटासरा के यहाँ कंप्लेंट मिली, चाहे पेपर लीक का मामला हो, बहुत सारी ऐसी शिकायतें हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। जब तक उस चीज़ का खुलासा नहीं होता और निश्चित रूप से वो सारे दस्तावेज लेके गए हैं और आने वाले समय में दोबारा भी इनकी जाँच होगी और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है किसी मामले को लेकर, उस जेल की सलाखों के पीछे जाएँगे। पूरे हिंदुस्तान में पीली लुगड़ी का नाम रोशन किया, वो उन एमएलए साहब की माँ जैसी हैं, उनको भी उन्होंने बेगम के लिए एक शब्द बोला। उन्होंने कहा कि भाई बेगम को मैंने हरा दिया, गुलाम को मैंने हरा दिया और हिम्मत हो तो बादशाह मेरे सामने चुनाव लड़े। आज हमारे साथ है महुआ से विधायक राजेंद्र मीणा से सीधी बात करेंगे। सर, बहुत मुश्किल 5 साल खूब संघर्ष किया था, आखिर बार चुनाव हुए और जीत दर्ज की। किस तरीके का पूरा रूट मैप था, मुद्दे थे और सबसे बड़ी बात थी कि जो लगातार 10 साल से जो विधायक थे, जो बीजेपी से टिकट लेके आए, फिर निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस से टिकट लेके, कितना मुश्किल भरा चुनाव था और अहम मुद्दे क्या रहे आपकी बार चुनाव में? देखो, मेरी जीत का सबसे प्रमुख कारण तो ये था कि मैं लगातार 2018 से लेकर 2023 तक जनता के बीच में रहा और जनता के हर दुख सुख में सम्मिलित रहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर जबरदस्त काम किया। उसका प्रतिफल ये मिला कि हमने इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। बहुत सारे मुद्दे थे, जिस तरीके से ईडी की रेड हुई थी तो काफ़ी कुछ विजुअल्स भी आए थे। पूर्व जो विधायक हैं ओम प्रकाश खिलाफ के रोते हुए के विजुअल आए थे और बड़े आरोप लगाए थे उस टाइम डॉक्टर साहब करोड़लाल मीणा के ऊपर कि उन्होंने ये ईडी की रेड करवाई थी। तो बहुत कुछ माहौल ऐसा गर्म माहौल हो गया था वो विधानसभा का। देखो, एक ईडी एक स्वतंत्र संस्था है केंद्र सरकार की और निश्चित रूप से ईडी हमेशा जहां भी भ्रष्टाचार होता है, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, चाहे राजनेता भ्रष्टाचार करें, चाहे अपने अधिकारी भ्रष्टाचार करें या अन्य प्राइवेट एजेंसी भ्रष्टाचार करें, वो लगातार उनकी नज़र भ्रष्टाचारियों पर रहती है। इसी प्रकार राजस्थान में भी आपको जानकारी होगी कि जहाँ जहाँ भी शिकायतें मिली, चाहे अपने डोटासरा के यहाँ कंप्लेंट मिली, चाहे पेपर लीक का मामला हो, बहुत सारी ऐसी शिकायतें हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। विपक्ष के नाते हमने शिकायत की गई थी। इसी प्रकार से माननीय ओम प्रकाश हुड्डा जी की वहाँ भी एक शिकायत गई थी और निश्चित रूप से ईडी का अधिकार है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी जांच होने की आवश्यकता है। उन्होंने जांच की और निश्चित रूप से बहुत कुछ मिला वहां पर, लेकिन ईडी का एक सिस्टम है, वो जब तक जांच कंप्लीट नहीं कर ले, जब तक उस चीज का खुलासा नहीं होता और निश्चित रूप से वो सारे दस्तावेज लेके गए हैं और आने वाले समय में दोबारा भी इनकी जांच होगी और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है किसी मामले को लेकर, उस जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। अब आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, उनका भाई 4 महीने एसओजी की जेल में रहा, पेपर लीक में वो सम्मिलित रहे। अब आप समझ सकते हो कि जिस विधायक का भाई 4 महीने जेल में रहा हो, हजारों युवाओं का बहिष्कार अंधकार में किया हो, तो आप देख सकते हो कि महुआ में पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत के राज में इनको मिनी मुख्यमंत्री बना दिया गया और उन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त किया जिसकी कभी कल्पना नहीं करी। देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, ऐसा भ्रष्टाचार जितना कांग्रेस राज में हुआ है, ऐसा भ्रष्टाचार मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। उस भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर भी हम गांव गांव ढाणी ढाणी गए और लोगों ने ये तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम जिता कर यहाँ से भेजेंगे और इस भ्रष्टाचार का निश्चित रूप से खात्मा करेंगे और निश्चित रूप से उसका खात्मा भी हुआ। पूरा विधानसभा का चुनाव विकास से पूरा हटके पाखंडवाद के आसपास आ गया था। बेगम, गुलाम, बादशाह जैसे शब्दों का उपयोग किया गया। किस तरीके से मानते हैं कितना नीचे स्तर का चुनाव हो गया था पूरा? देखो, राजनीति में ये चीजें मैं समझता हूँ कि इस चीज की छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता इस प्रकार की होगी जब से वो राजनीति में आए हैं। जब तक वो माननीय किरोड़ीलाल जी का नाम दिन में 2-3 बार मीडिया के सामने या कहीं भाषणों में नहीं लें, उनको लगता है कि जब तक किरोड़ीलाल जी का नाम मैं नहीं लूंगा जब तक राजनीति में सफल नहीं हो सकता। लेकिन जनता ने इस बार मानस बना लिया था क्योंकि उन्होंने बहुत तुच्छ हरकत की थी। किरोड़ीलाल जी को उन्होंने बहुत गलत शब्दों से मीडिया के सामने उन्होंने बोला। गोलमा, जो आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में पीली लुगड़ी का नाम रोशन किया, वो उन एमएलए साहब की माँ जैसी हैं, उनको भी उन्होंने बेगम के लिए एक शब्द बोला। उन्होंने कहा कि भाई बेगम को मैंने हरा दिया, गुलाम को मैंने हरा दिया और हिम्मत हो तो बादशाह मेरे सामने चुनाव लड़े। लेकिन मैं महुआ की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस गुलाम की वो बात करते थे उस गुलाम ने ही उनको हराकर घर बैठाने का काम किया।
आपने कहा पूरी मेहनत लगातार संघर्ष किया था, लेकिन जिस तरीके से गोलमा जी भी लगातार फील्ड में थी, आपके कदम चल रहा है, इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी बिल्कुल सुबह शाम दोपहर को बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, और जो माहौल था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब की बार चुनाव अलग ही रूप लेकर आया जा रहा है। देखो, चुनाव कोई भी हो, छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, एक व्यक्ति से चुनाव नहीं जीता जाता। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे जितने भी राजनेता हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की। चाहे मंडल का स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे जिला संगठन हो, चाहे प्रदेश स्तर के संगठन हो। माननीय सीपी जोशी जी भी मेरे चुनाव आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी भी चुनाव आए, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभुलाल जी, उनकी पूरी टीम ने दिन रात वहाँ पर मेहनत की। और गोलमा जी पूर्व में आपको पता है 2 बार एमएलए रही हैं, महुआ से भी एमएलए रही हैं, मंत्री रही हैं। तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी प्रत्येक कार्यकर्ता को वहां पर मिला। वो 24 घंटे मेरे साथ रही और उसका प्रतिफल ये मिला कि उनके आशीर्वाद से जनता ने मुझे वोट दिया। और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से 5 साल विपक्ष में रह के जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे थे कांग्रेस सरकार के, उनको हमने उठाया। और उन्हीं के कारण जनता जबरदस्त त्रस्त थी और उस त्रस्त से निपटने के लिए उन्होंने ये तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देकर भेजेगी महुआ, उनको हम जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दौसा जिले की जनता को। उन्होंने 4 विधायक दौसा जिले से भेजकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। चुनाव को लेकर एक सवाल और पूछूंगा, ऐसा कोई वक्त आया जब आपको डर लगा हो कि नहीं अब शायद यहाँ ऊपर नीचे हो गया, और फिरोज लाल जी से आपने बात की तो उस टाइम ऐसा कुछ माहौल बना था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था माहौल। पब्लिक ने तय कर लिया था कि महुआ में इस बार बदलाव लाना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमने 20-25 दिन प्रचार किया। सामने वाले ने बहुत सारी नौटंकी करने का प्रयास किए, लेकिन वो नौटंकी आपको सब पता है कि ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। लोगों ने देख लिया कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसलिए पब्लिक ने तय कर लिया था और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। मोदी जी के नाम पर सबने तय कर रखा था कि डबल इंजन की सरकार बनानी है। इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से महिला अत्याचार हो, चाहे युवाओं के साथ जो धोखा किया, किसानों के साथ जो धोखा किया, इन सब मुद्दों को लेकर हम प्रचार में गए, चुनाव में गए, और उन्हीं के नाते हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमारी जो हमने जो रचनाएं रची हैं, उन सब रचनाओं को हम 5 साल जनता के हितों के लिए काम करेंगे और उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। एक सवाल और, जिस दिन ओम प्रकाश उजला के जब घटनाक्रम हुआ था, हाथ टूटा था उनका, जो घटनाक्रम सामने आया था, उस दिन मैं वही था। तो जैसे ये खबर फैली कि ओम प्रकाश उजला के साथ ऐसा घटनाक्रम हो गया है, तो ऐसा माहौल था कि टूट गया, तो आपको लग रहा था कि हाँ हाथ टूटेगा, लेकिन कब टूटेगा? नहीं, ये तो मुझे जानकारी थी, मुझे बाद में इस घटना का पता लगा, लेकिन मुझे पता है कि 2018 में भी उन्होंने इसी तरीके का नाटक किया था। उस टाइम भी उनका हाथ नहीं टूटा था। उन्होंने अपने व्यक्तियों द्वारा उस हाथ को तुड़वाने का काम किया ताकि जनता में एक मैसेज जाए, लेकिन जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है। इस बार भी उनका कोई हाथ नहीं टूटा। उन्होंने एक प्रचार प्रसार बनाया था कि ताकि मुझे सहानुभूति मिले और जनता वापस मुझे वोट देने का काम करे। लेकिन जनता ने ये तय कर लिया था कि पिछली बार भी उन्होंने झूठ का सहारा लिया और इस बार भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसलिए पूरी जनता ने सच्चाई का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसलिए हम जीत हमारी सुनिश्चित हुई और राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। चुनाव जीते, विधानसभा जब गए थे तो आपने सिद्धियों को नमन किया था, फिर शपथ ली, डॉक्टर करुणा जी ने शपथ दिलवाई थी आपको। कैसा लग रहा था मन में, क्या कुछ चल रहा था उस वक्त? देखो, विधानसभा एक लोकतंत्र का बहुत पवित्र एक मंदिर है। जिस प्रकार अपन मंदिर जाते हैं उसी प्रकार वो भी हमारे लिए एक मंदिर है। वहाँ पर हम जनता के हितों की बातों को उठाते हैं और वहाँ जो भी निर्णय होते हैं एक बहुत ही सरल स्वभाव से स्वतंत्र तरीके से वहाँ पर निर्णय होते हैं। इसलिए मैंने घुसने से पहले वहाँ ढोक लगाई कि मैं 5 साल महुआ की जनता की और दौसा जिले के सभी समाज के लोगों की अच्छे से सेवा कर सकूं। और एक सौभाग्य की बात और रही कि जो मेरी शपथ हुई थी उसमें भी जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं आदरणीय करुणीलाल जी, उन्होंने मुझे शपथ दिलाई। तो निश्चित रूप से चाचा भतीजे की ये जोड़ी राजस्थान में 5 वर्ष तक जनता के मुद्दों को लेकर राजस्थान की विधानसभा में हम बोलते रहेंगे, उठाते रहेंगे और पूरे दौसा जिले के समस्त समाज के लोगों की 5 वर्ष तक पूर्ण ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। लास्ट सवाल, आपने जब सीएम का चल रहा था तो आपने एक पोस्ट भी की थी संघर्ष को लेकर, उल्ला जी के संघर्ष को दिखाया गया जब सवाई माधोपुर उनको उनके लगी थी, तो किस तरीके का एक नाम चल रहा था पूरे पूरी राजस्थान में, एक चाह था कि शायद केवललाल मीणा को सीएम बना दिया जाए, हालांकि नहीं बने, डिप्टी नाम था, नहीं बना, अभी कैबिनेट में उन्होंने शपथ ली है। किस तरीके देखते हैं, क्या बनना चाहिए था सीएम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर आदमी सोचता है कि मैं सीएम बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करता है वो सबको मानना पड़ता है। और आपको याद दिलाना चाहूंगा आदरणीय भजन लाल जी का जब विधायक दल के नेता के रूप में जब नाम बोला
तो सबसे पहले आदरणीय करोड़ीलाल जी ने ही उनका समर्थन किया था और आज उनको उसका उपहार भी मिला है। आज वो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के दर्जे के रूप में उन्होंने शपथ लिए और निश्चित रूप से वो संघर्ष के प्रतीक हैं। इस बीच एक सवाल और है, किरोड़ीलाल मीणा हमेशा सचिन पायलट के लिए सहानुभूति रखते हैं। आज ना तो सचिन पायलट ने कभी किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर कोई आरोप लगाया है, ना कभी अपना, ना किरोड़ीलाल ने कभी सचिन पायलट को। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी नया चेहरा लेकर आई, युवाओं को मौका दिया, क्या अगर कांग्रेस में युवाओं को अगर आगे लेके आती या सचिन पायलट का जो काम था अगर सत्ता में लेके आते, संगठन में लेके आते, तो क्या कुछ परिणाम हो सकते थे? देखो परिणाम बिल्कुल कुछ भी हो सकते हैं, देखो राजनीति में तो, लेकिन कांग्रेस की सोच अलग है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पीछे पायदान में जो व्यक्ति बैठा है उसको हमेशा उठाने का काम करती है। कांग्रेस ने इस तरीके का कभी काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और गांधी परिवार की जो सेवा करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके, जो व्यक्ति कभी राजनीति में नहीं, कभी एमएलए को चुनाव नहीं लड़ा, कभी जिला परिषद को चुनाव लड़ा, सिर्फ ओनली भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य किया और उस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है, इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं कांग्रेस में कितने बड़े बड़े नेताओं ने क्या क्या किया, लेकिन उनको आज तक ऐसे इस पद पर नहीं बैठाया। अब आप ये उदाहरण ही तो मान सकते हैं। आज आप देख सकते हो बाबूलाल जी खराड़ी, जिनके पास 12 लाख की प्रॉपर्टी है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उनकी काबिलियत पर उनको मंत्री बनाया है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। अब नेता प्रतिपक्ष की बात चल रही है, नेता प्रतिपक्ष की बात चल रही है, पीसीसी की बात, क्या लगता है कि सचिन पायलट को राजस्थान में ज्यादा जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा जरूरत अब ये तो कांग्रेस वाले जाने, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उपयोगिता नहीं समझते। लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष भी मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो मुद्दों को कौन उठाएगा। लेकिन कांग्रेस को इस चीज की चर्चा समझ में नहीं आती। अभी कल मैं टीवी पे देख रहा था कि चारों राज्यों की हार के कारणों की समीक्षा हो रही थी है? और आदरणीय राहुल गांधी जब सबसे हार का कारण पूछ रहे थे तो सबने कहा कि हमको 5-5 मिनट का समय चाहिए, तब हम हार का कारण बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 5-5 मिनट नहीं, 1-1 मिनट में आप सब कुछ बताओ। तो अभी आप देख सकते हो कि उनका नेता किस प्रकार से 1 मिनट में कभी हार की समीक्षा हो सकती है क्या। तो वो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम क्यों हारे, कैसे हारे। वो कभी नहीं चाहते समीक्षा करना, इसलिए आज पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स अलर्ट मोड पर रहकर संगठन का काम करती है, आने वाले चुनाव का काम करती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आज इस मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी पूरी 25 सीट कर जीतकर हम वहां पर जाएंगे और अगले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप देख सकते हो 22 तारीख को कितना जलसा होने वाला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विदेशों में भी। राम मंदिर का जो सपना था, जो कभी सोच नहीं सकते थे, बहुत सारी सरकारें आई लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि राम मंदिर को बनाना है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि मुझे 370 धारा हटानी है, राम मंदिर का निर्माण करना है, और उन्होंने कर दिखाया। अब 22 तारीख को उसका शुभारंभ हो रहा है। तो हम देख सकते हैं बीजेपी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती। उनको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र मीणा, जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और सरकार की जो योजना है उनको जनता तक जब पहुंचाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।